नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर के आए हैं और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की, जिसमें हम आपको इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए इतिहास के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता चला होगा, आज हमारी तीनों ब्रांचों में राम सर की मैथ की मैराथन क्लास रही थी, तो इसीलिए थोड़ा उनकी हमारी पहले क्लास आएगी और उनकी बाद में क्लास आएगी। तो तब तक के लिए हिस्ट्री की क्लास लेते हैं, बाद में फिर मैथ की क्लास देखेंगे आप। तो आइए हम आज इतिहास के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी हम बताने जा रहे हैं कि आइए इतिहास पहले है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं अतीत में घटित हुई सारी घटनाएं जो वास्तव में घटित हुई और हमारे पास उनके प्रमाण हैं। मतलब जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन वो सारी घटनाएं नहीं। यदि किसी घटना का कोई प्रमाण नहीं है तो समझो कि वो इतिहास में नहीं काउंट किया जाएगा। जिसका कोई प्रमाण है, साक्ष्य है, वो इतिहास की श्रेणी में आता है। आइए इतिहास को जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री ये शब्द आया कहां से? तो एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया, एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। तो उसी से निकल के आता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। तो यूनानी शब्द हिस्टोरिया। और कहते हैं इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता था उस समय। और आज हम देखते हैं कि हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से इतिहास का वर्णन किया गया है। तो कोई भी चीज समझने से पहले हम जानते हैं कि आखिर इतिहास के स्रोत क्या रहे, कि इतिहास आखिर कहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जो हर पेपर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो उनको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका हम 3 प्रकार से वर्गीकरण कर रखा है कि स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत। एक तो साहित्यिक स्रोत है, विदेशी यात्रियों द्वारा जो वर्णन है ये भी स्रोत में आ जाएगा। और तीसरा जो है वो पुरातात्विक स्रोत है। ये 3 स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे आइए हम पहले नजर डालते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लीजिएगा जरा। हमने लिख रखा है कि धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। मतलब साहित्यिक स्रोतों में 2 चीजें आती हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। मतलब जिस समय ये साहित्य लिखे गए उनको आज हम पढ़ते हैं, उससे जो हमें जानकारी मिलती है वो साहित्य की श्रेणी में आता है। तो धार्मिक साहित्यों में मतलब है कि धर्म को रखते हुए, स्मरण करते हुए, धर्म से रिलेटेड जो साहित्य लिखे गए वो धार्मिक साहित्य में आते हैं। जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, पुराण हो गया, स्मृति, रामायण और महाभारत। जैसे आप जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सारे जितने हैं ये धार्मिक साहित्य हैं। उसके बाद उसी कैटेगरी में हमने रखा है, एक दूसरी श्रेणी में रखा है लौकिक साहित्य। ये लौकिक साहित्य क्या है? लौकिक साहित्य है जो वर्तमान पर्यावरण को संभालते हुए, लोगों को देखते हुए, भावनाओं को एकत्रित करते हुए कुछ साहित्य लिखे गए। जैसे महाभाष्य, बुद्ध चरित, मृच्छकटिकम और हर्षचरित, ये आपके किस में आ जाएंगे? लौकिक साहित्य। तो इस प्रकार के हमने देखा कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में। उसके बाद आगे ले चलते हैं आपको विदेशी यात्री। विदेशी यात्री का कहने का मतलब है कि यहाँ पर विदेशी यात्रियों का वर्णन, विदेश से जो यात्री आए उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, जो बुकें लिखी, उनको आज हम पढ़ करके ये पता चलता है कि उस समय का भारत कैसा था, उस समय की व्यवस्थाएं कैसे थी, उस समय लोग कैसे जीते थे, कैसा वहां का प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। तो विदेशी यात्रियों में हम बात करते हैं कुछ यूनानी रोमन लेखकों में। तो यूनानी रोमन लेखकों में आइए देखें, टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस, सिकिटस, अरिस्टोबुलस। आप जैसे निरियाकस आप नाम यहां पर देख रहे हैं, और हेरोडोटस को मैंने बता दिया है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। तो निरियाकस, सिकिटस और अरिस्टोबुलस ये वो आपके यहाँ पर यात्री हैं जो सिकंदर के साथ आए थे। उसके बाद मेगस्थनीज, डाइमेकस, टालमी और प्लिनी। जैसे प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्टोरी का। उसके बाद अरबी लेखकों में नाम आता है अलबरूनी का। और कुछ लेखकों के लिए हम बात करें तो चीनी लेखकों में फाहियान, वेनसान, संगयून और इत्सिंग का नाम आता है।
और ये जो अफ्रीका से एक यात्री आया मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से, जिसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक लिखी थी जो पेपर में बहुत पूछी आती है, रेहला। ये कभी क्वेश्चन आता है कि रेहला किसके द्वारा लिखी गई, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। तो ये आपको मैंने बताया कि विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब तीसरा जो स्रोत है, ये पहला स्रोत था, ये दूसरा स्रोत, ये जो तीसरा स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। हाँ, तो आगे हम बात करने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये है कि जैसे आज की डेट में हम, आपने देखा होगा आगरा किला, ताजमहल, है ना, लाल किला दिल्ली, और या फतेहपुर सीकरी चले जाइए, बुलंद दरवाजा। तो ये जितने भी स्मारक हैं ये हमें क्या याद दिलाते हैं, ये हमें प्राचीन भारत के बारे में याद दिलाते हैं कि उस समय का भारत कैसा था, नींव कैसी थी, किसने इसको बनवाया था। तो उसी में ये जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत जो आता है, तो अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, ये हमने लिख रखा है, ये पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अवशेष का मतलब ये है कि जैसे कोई पुरानी चीज आज हमें जमीन से मिल जाती है, तो उसको जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये वो चीजें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है, उस समय की चीज थी जो आज हमें मिली है। तो वह वस्तु आपको प्राचीन समय की याद दिलाती है, उस पर कोई लिखावट है तो ये उस समय की रही होगी। अभिलेख जैसे स्मारक है, ताजमहल को मैंने बता दिया है। सिक्के हैं, जैसे सिक्कों की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि कई सारे सिक्के मिलते हैं। कांच के सिक्के मिलते थे, तांबे के सिक्के मिलते थे, कांच के सिक्के मिले, तांबे के मिले, उसके बाद सोने के मिले, कई सारी मुद्राएं चलाई गई जिनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करें मूर्तियों की, तो आप जानते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिलती है। उस मूर्ति से हमें जानकारी क्या होती है, ये उस समय की मूर्ति है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इतिहास से जोड़ती है हमें। तो इस प्रकार हमने जाना कि इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। आगे हम आपको ले चलते हैं कि काल विभाजन, जिसमें हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये तीनों होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है, उसको पहले जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है ये वो समय है जिस समय इंसान को पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं है, उसे लिखने का ज्ञान ही नहीं है। मतलब ये वो समय है जिस समय चीजें किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, पाषाण काल। इसके मीन्स होता है पत्थर। तो इसका मतलब है कि ये प्रागैतिहासिक काल वो समय है जहां पर हमें पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, यहाँ के कोई लिखित स्रोत ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय जब कुछ लिखा नहीं गया तो हमें कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि पत्थर का समय था और उस समय आदिमानव जो था वो शिकारी हुआ करता था, वन वन भटकता था, शिकार किया करता था। तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं। जहां पर लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं उसी काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आगे देख लें सर, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, तो यहाँ पर मिले ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है ऐतिहासिक काल की। अब ये वो समय है जहां पर लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा भी गया। मतलब तीनों कैटेगरी को आपने देख लिया कि काल विभाजन को मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये वो समय है प्रागैतिहासिक काल जहां पर लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जहां पर लिखित स्रोत प्राप्त तो हुए लेकिन उन्हें पढ़ा ही नहीं गया, वो लिपियां हमें आती ही नहीं थी, उन लिपियों के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे इतिहास का समय आगे बढ़ता है, ऐतिहासिक काल आता है, तो लोग धीरे धीरे उन लिपियों को पढ़ने लगे। मतलब ऐतिहासिक काल वो समय है जहां पर चीजें मिली भी, उन्हें लिखा भी गया, उन्हें पढ़ा भी गया, मतलब वेल अप टू डेट हम हो गए थे, सब कुछ जानने लगे थे, तो वो समय है ऐतिहासिक काल। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय है। कहते हैं इसके अंतर्गत ही पाषाण काल आता है, इसके अंतर्गत ही पाषाण काल आता है। पाषाण काल मतलब पत्थर का समय, शिकारी इस समय
इस समय आदिमानव शिकारी है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, जंगलों में भटक रहा है, कुछ उसे मिल जाता है खा लेता है वरना सो जाता है, इधर उधर पड़ा रहता है। ये आदिमानव है। एक इसमें 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर रखा है। एक है पूरा पाषाण काल, ये है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो आप देख रहे हैं अज्ञात से, मतलब हमें ज्ञात नहीं है कब से गणना की जा रही, लगभग कितने साल पहले से और कब तक, 8000 ईसा पूर्व तक, मतलब अज्ञात वर्ष से। आप 1 लाख वर्ष भी कह सकते हैं, है ना। अज्ञात वर्ष से 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूरा पाषाण काल का समय है। और इस समय आदिमानव भ्रमण कर रहा है, शिकारी है, और इसी समय में उसके द्वारा आग की खोज की गई है। मान लिया आदिमानव जंगल में भटक रहा है, एक दिन ऐसा वाकया हुआ है कि दिन भर शिकार करता रहा, उसे कोई चीज नहीं मिली। हुआ ये कि एक जंगल में आग लग गई थी बगल वाले, तो उसमें कुछ जानवर जल गए थे। तो जब आदिमानव ने सोचा कि ये क्या हुआ है, तो वहां पर आग तो उसने देखी, लेकिन वो आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। जब हम आगे मध्य पाषाण काल देखते हैं तो मध्य का पाषाण काल का समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बताया था कि जब उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो उसने क्या किया, जो जानवर जल गए थे, आग में भून गए थे, जब कुछ मिला नहीं दिन भर तो उसने उन्हीं जानवरों को खाया। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि यदि हम जो शिकार करके लाते हैं इसको यदि हम आग में भून कर जलाकर, है ना, खाएं तो स्वाद ज्यादा आएगा। इस तरीके से यहाँ पर उसने आग का प्रयोग सीखा। आप समझ रहे ना कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई है और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ है। पशुपालन भी यहाँ पर धीरे देखने को मिलता है। और आपको पता है कि आदिमानव द्वारा पालतू सबसे पहला जानवर कुत्ता है। उसके बाद नव पाषाण काल आता है। धीरे धीरे 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का जो समय है वो नव पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पशुपालन में तेजी हुई और एक प्लस पॉइंट आया कृषि में धीरे धीरे मानव आगे बढ़ने लगा। लेकिन कृषि के साथ साथ पहिए की खोज हुई, कृषि के साथ साथ पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार जैसे ही हुआ दोस्तों, तो धीरे धीरे मानवता इस तरीके से आगे बढ़ी है जिसने वास्तव में कई तरीके से लोगों के लिए एक समृद्ध विकसित देश की तरफ अग्रसर होने लगा। भारत धीरे धीरे विकास में तेजी आई, क्योंकि पहिए का यदि रोल देखा जाए तो हर जगह है। आप एक बैलगाड़ी से लेकर के, 4 व्हीलर से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के, घर में पंखा से लेकर के, हर जगह एक पहिए का रोल होता है, एक सर्किल का रोल होता है, उसी के द्वारा चीजें चलती हैं। तो जैसे ही नव पाषाण काल आया तो धीरे धीरे विकास में तेजी आई, राजा समृद्ध होने लगे, किसानी होने लगी, लोगों के द्वारा अच्छी कृषि की जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे औजार बने जो लोहे के हुआ करते थे। उनसे जब खेत जोते गए तो बहुत ही अच्छी तरीके से खेतों की जुताई हुई। इस तरीके से जब हमारी कृषि अच्छी हुई तो राजा को राजस्व अच्छा मिलने लगा। राजा को जब राजस्व अच्छा मिलने लगा तो राजा धीरे धीरे वृद्धि करने लगा। राजा जब वृद्धि करने लगा तो धीरे धीरे समाज वृद्धि की ओर अग्रसर हुआ और इस तरीके से राज्य अग्रसर हुआ और भारत आगे निकल पड़ा। अब आगे बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल ये वो समय है जहां पर मैंने बताया था कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पर कांस्य युग लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना चाह रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसने मानव के बारे में बताया कि भारत की पहली सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, जिसका वैसे समय इतिहास की काल विभाजन के हिसाब से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन आगे चलकर के कार्बन डेटिंग पद्धति आती है तो इसके समय को बदल देगी, फिर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाएगा। लेकिन अभी हम काल विभाजन कर रहे हैं तो हमें यही डेट मेंशन करनी होगी। और इसी के बाद में आई है वैदिक सभ्यता। इसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। यहाँ पर हम इसको 2 भागों में पढ़ते हैं।
एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। ये वो समय है जहां पर समाज की स्थिति के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। इसके आगे जो मैं क्लासें लेके आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी थोड़ा कम रहे और प्रैक्टिस क्लासें थोड़ा ज्यादा रहे, क्योंकि आने वाले समय में जो यूपीपी के जो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, उनका जो एग्जाम होना है तय समय में फरवरी माह में रखा गया है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा कराएंगे। आपको प्रैक्टिस के ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे कि जिसके 4 विकल्प होंगे और चारों विकल्पों को बखूबी आपको यहीं पर हम आपको बताएंगे। बाकी हमारी थ्योरी की जो बड़ी क्लासें होंगी वो ऑफलाइन क्लासों में होंगी, जो हमारी ब्रांचों में नियमित लगातार चलेंगी। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे थ्योरी कम लाएं और प्रैक्टिस क्लास ज्यादा लाएं। उसके बाद हम आपको ले चले ऐतिहासिक काल। मैंने बता रखा है ये वो समय है कि जहां पर की चीजें मिली भी, पढ़ा भी गया, लिखा भी गया। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक मैंने लिख रखा है लौह युग। लौह युग के बारे में आप देख रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का जो समय है वो लौह युग के नाम से जाना जाता है। इस समय लोहे का जो आविष्कार हुआ है, लोहे के आविष्कार में जो बढ़ोतरी हुई है, लोहे के जो उपकरण बनाए गए हैं, उनने वास्तव में कि भारत के विकास में अग्रसर हो रहे हैं, बहुत ही सहायक हो रहे हैं। अब यहीं से हम आपको ले चलेंगे 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर रखा है। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का जो समय है वो आपको ले चलेगा प्राचीन भारत, और 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका मध्यकालीन भारत रहेगा, और 1707 से लेकर के 1947 तक का जो समय है वो आपका रहेगा आधुनिक भारत। तो मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूं कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासें होंगी, यूट्यूब पर जो क्लासें होंगी, उसमें मैं केवल आपको 3 क्लासें लूंगा। इसके बाद मैं आपको प्राचीन भारत पूरा एक ही क्लास में लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको एक ऐसा मास्टर प्लान दूंगा, एक ऐसा लेक्चर दूंगा जिसमें एक ही क्लास में आपको प्राचीन भारत पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। फिर आप जब भी उसका रिवीजन करेंगे, किसी भी नोट्स का सहारा लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत की एक क्लास होगी जिसमें पूरा मध्यकालीन भारत के बारे में वर्णन करूंगा, और उसके बाद आधुनिक भारत की क्लास होगी। तो ये 3 क्लासें आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। तो कैसी लगी आज की क्लास ये कमेंट जरूर करिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।